हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हमारा करंट अफेयर पार्ट 5 सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला करंट अफेयर हम करेंगे वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ने लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने रेमिटेंसेस के बारे में बताया है। अभी रेमिटेंसेस क्या होता है? रेमिटेंसेस का मतलब होता है वो धन जो विदेश से अपने देश में आता है और वो हमारे ही देश के जो प्रवासी नागरिक हैं वो अपने घर पे या अपनी फैमिली को जो पैसे भेजते हैं उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो इंडिया ने 2022 में ही एक रिकॉर्ड टच किया है। कितने का रिकॉर्ड? $100 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है उसने कि इतना पैसा भारत में आया है। इंडिया में 2021 में $89.4 बिलियन आए हैं। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जो ये रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया 100 बिलियन मार्क का। रेमिटेंसेस के बारे में आपको बता दिया कि वो एक सम ऑफ मनी होता है जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को भेजती है। जो हमारी जो हमारे यहाँ से गए हुए प्रवासी नागरिक जो वहाँ पे काम करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए या अपने घर में जो पैसे भेजते हैं उसको हम रेमिटेंसेस के नाम से जानते हैं। 20% ऑफ इंडिया रेमिटेंसेस इन यूएस में हमारे भारत के 20% भारतीय हैं जो यूएस एंड यूके में। तो क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है क्वालिफिकेशन का, डेस्टिनेशन का और जो भी हमारी जो ग्रोथ होती है वो इसी रेमिटेंसेस पे भी बेस्ड होती है। और वहाँ पे जो भी हमारे प्रवासी नागरिक हैं उनका क्या होता है वो उनकी हाई सैलरी जॉब होती है, स्पेशली इन सर्विसेज में। मेनली वो सर्विसेज में वहाँ काम करते हैं। एक रिपोर्ट थी जो वर्ल्ड बैंक की, उसने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि 2023 में जो ये रेमिटेंसेस हैं वो नीचे गिर सकते हैं 2% से, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ है हाई इनकम कंट्रीज़ की वो कंटिन्यू स्लो हो रही है। और इसीलिए इस कारण से जो माइग्रेंट्स हैं उनके वेजेस में कुछ कमी आ सकती है। अगर जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे उनकी सैलरी कम हुई या वेज कम हुआ तो फिर वो हो सकता है कि पैसे भी यहाँ पर कम भेजें। तो ये थी आपकी वर्ल्ड बैंक से रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका है G20 के बारे में बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले G20 के बारे में सब जानते हैं। G20 में कितनी कंट्रीज़ हैं उसका सिंपल एक ट्रिक होता है लर्न करने का। आपको हर एक कंट्री का नाम पता होना चाहिए। एसएससी के पेपर में हमेशा ये पूछा जाता है कि G20 में 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक कंट्री ऐसी होगी जो नहीं इंक्लूडेड होगी। तो आपको जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबके नाम बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो उसका एक ट्रिक होता है गुरु, GURU, गुरु, JI, गुरु जी, सीता, SITA, सीता। अब SSC FCI में काम करती है तो हमें कहाँ तक याद करना है? मई तक करना है। गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो G से डिनोट करते हैं हम जर्मनी को, U से USA हो गया आपका, R से रशिया, U से UK, J से जापान, I से इंडिया, S से सऊदी अरेबिया, I से इंडोनेशिया, T से टर्की, A से ऑस्ट्रेलिया, ए से अगेन अब अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, एस से साउथ कोरिया, एस से साउथ अफ्रीका, सी से कनाडा। एफ सी आई का फुल फॉर्म क्या यहाँ पे दे दिया? फ्रांस, चाइना, इटली। और मे में ME, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। अच्छा, अब ये जो G20 है ये काम कैसे करती है? जो ये G20 है इसको क्या किया गया है? 2 पैरेलल ट्रैक्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक ट्रैक इनका होता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। जो फाइनेंस ट्रैक होता है उसमें कौन होता है? जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं या सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं मेंबर नेशंस के, वो थ्रू आउट द ईयर मीटिंग्स करते हैं। ये तो था आपका फाइनेंस ट्रैक के बारे में। दूसरा शेरपाज होते हैं। शेरपाज का मतलब होता है वो
पर्सनल जो दूत होते हैं लीडर्स के, वो होते हैं जो कि ये इस पे डिस्कस करते हैं, जो भी एजेंडा होता है समिट का, या कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में जो भी इनकी मीटिंग्स होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो G20 है उसके वो 2 पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, फर्स्ट इज़ फाइनेंस ट्रैक एंड सेकंड वन इज शेरपा ट्रैक्स। अच्छा, अब थोड़ा सा G20 के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो G20 है वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1999 में हुआ था। किसने स्टेब्लिश किया था? बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और 7 कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने और उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन DC में, वहाँ पे ये स्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हम, G20 चल रहा है, सबको पता है G20 समिट कहाँ पर है। G20 समिट होगा दिसंबर 2023 में हमारे देश में, न्यू दिल्ली में। तो हम प्रेसिडेंट नेशन है, जो कंट्री होस्ट करेगी वो क्या बन जाएगी? प्रेसिडेंट नेशन कहते हैं हम उसको। एज द प्रेसिडेंट नेशन इंडिया विल होस्ट द 18th G20 हेड्स ऑफ अ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट इन दिसंबर 2023 इन न्यू दिल्ली। अच्छा, नेक्स्ट है जो इंडिया शो कर रही है फिलॉसफी, जो प्रेसिडेंसी में शो कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम को अगर हम इंग्लिश में करें तो वन अर्थ। अगर हम बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर में आते हैं कि एक बिल अमेंड हुआ राज्यसभा में, जो कि जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन एक्ट, वो इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में। उसमें ये बताया गया कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो 42% है टोटल एनर्जी जनरेशन का। मतलब जितनी टोटल एनर्जी जनरेट होती है तो उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल का कैपेसिटी कितना है? 42% है। अच्छा, अब कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए इन्होंने कहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम नेचुरल गैस फॉर अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए किस चीज़ का ये लोग कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन गैस। तो आप ये पूछा जा सकता है कि किस चीज़ का अब उपयोग होगा कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, एक साइक्लोन आया था मल्लापुरम में, तमिलनाडु कोस्ट पे, जब बहुत वहाँ पे इंटेंस रेन हुई थी। तो उस साइक्लोन का नाम क्या है? उस साइक्लोन का नाम है मेंडस, MENDOUS, मेंडस। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर, पंजाब असेंबली से है। पंजाब असेंबली ने पास किया है एक इंडियन पीनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल आया है, 2018 में आया था, और एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब बिल 2018, उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने डैमेज करने की कोशिश करी, किसको? श्री गुरु ग्रंथ साहिब को, श्रीमद् भगवत गीता को, होली कुरान को, होली बाइबल को, इस इंटेंशन से कि वो किसी की भी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर सके, तो उसको उम्र कैद होगी। तो अब जो पनिशमेंट फिक्स करी गई है वो उम्र कैद की पनिशमेंट फिक्स करी गई है। नेक्स्ट आपका हम बढ़ते हैं, ये आपकी जो न्यूज़ है वो बेंगलुरु से है। बेंगलुरु की जो सिविक बॉडी है, जिसको हम नगर निगम कहते हैं, सिविक बॉडी जो है उसने एक एक्ट बनाया है या शुरुआत करी है उस एक्ट की। उसमें ये बोला है कि एक कंपलसरी सर्विस होगी डॉक्टर्स के लिए। क्या सर्विस है वो? इन द व्यू ऑफ, अब इस क्यों बनाई गई है पहले हम ये समझ लेते हैं। बेंगलुरु महानगर पालिका जो है वहाँ पे बृहत नाम है, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका में क्या है कि इन्होंने लॉन्च किया है नम्मा क्लिनिक्स को सिटीज़ में। इसलिए सिटीज़ में करा है कि ये प्लान कर रहे हैं कि ये रिक्रूट करेंगे वहाँ डॉक्टर्स को कर्नाटका कंपलसरी मेडिकल सर्विस एक्ट के तहत। अब क्या होता है कि वहाँ से जितने भी डॉक्टर्स हैं पढ़ाई करके वहाँ से निकल के किसी दूसरे स्टेट में जाके जॉब करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्टेज हो गई है डॉक्टर्स की। तो उस शॉर्टेज
की भरपाई या पूरी शॉर्टेज ना हो, उसके लिए वहाँ पे एक एक्ट बनाया गया कर्नाटका, जिसको कर्नाटका कंपलसरी मेडिकल सर्विस एक्ट के नाम से ये जाना जाएगा या जाना जाता है अभी। नेक्स्ट है, ये जो एक्ट है वो उस एक्ट में क्या है कि 1 ईयर कंपलसरी सर्विसेज आपको देनी है किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में फॉर ऑल द पीजी एंड यूजी पासिंग आउट फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका से जो भी यूजी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे पास होंगे जो डॉक्टरी का कोर्स करते हैं, वो 1 साल के लिए कंपलसरी हेल्थ सर्विसेज या वहाँ पे काम करेंगे। जो उनकी सैलरी ऑफर करी गई है वो 35,000 से 43,000 तक गवर्नमेंट बोल रही है वहाँ की कि हम उनको ऑफर करेंगे। हम 35,000 से स्टार्ट करेंगे और हो सकता है हम वो बढ़ा के 43,000 भी उनको दे सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे इसलिए ऑलरेडी 100 क्लिनिक लॉन्च कर दी गए हैं ये डॉक्टर्स जहाँ पे ये काम करेंगे, और जो कमी ना आए डॉक्टर्स की या लोग सफ़र ना करें डॉक्टर्स की कमी की वजह से। नेक्स्ट आपका है, अच्छा इसकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की कि ये भारत का 4थे नंबर का सबसे बड़ा नगर निगम है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा 4थे नंबर का है ये, तो पहले नंबर का कौन है? पहले नंबर का है दिल्ली नगर निगम आपका। नेक्स्ट है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। ये इसलिए बार बार रिपीट किया जाता है कि आपको ये याद हो जाए, आप रिटेन कर पाएँ और आप कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट आपका है, प्रेसिडेंट जो है हमारे, प्रेसिडेंट जजेस की नियुक्ति करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। तो वो जो नियुक्ति करते हैं वो किस आर्टिकल के अंदर होता है? वो होता है आपका आर्टिकल 124 2 एंड 217 सबसेक्शन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसके तहत, आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट की नियुक्ति, प्रेसिडेंट जजेस की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंट्रीज़ को अर्ज किया है कि जो मेजर्स हैं, आप एक मेजर्स लो। क्या मेजर्स लो? किस लिए मेजर्स लो? कि आप वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, आप उसको इंक्रीज करो, और इंक्रीज करो साथ में आप प्रमोट करो इक्वल पे को। कि जाहिर सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये लेबर से रिलेटेड, लेबर फोर्स से रिलेटेड कुछ काम बताएंगे या उनको अर्ज करेंगे कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है। तो अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है वो 17th, कौन सी? 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुई थी। किसकी हुई थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हुई थी, जहाँ पे 10 पॉइंट को प्रायोरिटी पे रखा गया था मेंबर नेशंस के साथ। और उसमें ये बोला गया था कि आप किस, मतलब हमें किस इशू से डील करना है? ड्वेंडलिंग वेजेस ऑफ वर्कर। मतलब अभी क्या हो रहा है, जो वर्कर्स हैं या उनकी वेजेस या सैलरी क्षीण होती जा रही है या कम होती जा रही है। तो हम ये वाले इशू रेस किए गए थे कि हम इसको कैसे, हम ये ठीक हो सकते हैं, इन्फ्लेशन पे कैसे काम करा जा सकता है, या अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस पर कैसे काम किया जाता है। इसीलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है लेबर वर्क फोर्स में, और उनको प्रमोट किया जाए इक्वल पे देके, तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि इन्फ्लेशन जैसी स्थिति या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी स्थिति से उबरने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो ये क्लोजिंग, हमें जेंडर गैप्स जो है ना वो क्लोज करने चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि जेंडर गैप्स हैं अभी भी देश में। थ्रू, अब कैसे हम करेंगे उसको? हम वुमेन लेबर फोर्स को बढ़ा के करेंगे। अब वुमेन लेबर फोर्स बढ़ेगी कैसे? हम उनको प्रमोट करेंगे कि हम आपको इक्वल पे देंगे फॉर अ वर्क ऑफ अ इक्वल वैल्यू। अगर जितना आप काम करें उस हिसाब से आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। ज़्यादातर देखा जाता है कि एक ही जगह पे काम कर रहे हैं मेल और फीमेल की सैलरी में अंतर होता है। फीमेल की सैलरी कम दी जाती है और मेल की ज़्यादा दी जाती है। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर फीमेल की ज़्यादा होती है और मेल की कम होती है। तो दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन की
परिभाषा बताते हैं। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, जितना भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बैलेंस वर्क होना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों को बराबर देनी चाहिए, और वुमेन को प्रमोट करने के लिए उनको लीडरशिप देनी चाहिए कि हाँ, आप ये काम करने में सक्षम है तो आप इसकी लीडरशिप करिए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुई, उसमें ये 10 पॉइंट रखे गए। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं हम करंट अफेयर में। इंडिया की जो रैंक है 107, किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 का है ये। 2020 की हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 107वीं रैंक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। जो यूजीसी है, यूजीसी ने अनाउंस किया है कि वो एक न्यू फ्रेमवर्क लाएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो न्यू फ्रेमवर्क होगा वो किस प्रकार होगा, हम सुन लेते हैं। 4 साल होते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए। तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर जो करेगा हम उसको सर्टिफिकेट का नाम दे देते हैं, कि हम उसको सर्टिफिकेट देंगे फर्स्ट ईयर जिसने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड ईयर वो करेगा तो उसको हम डिप्लोमा देंगे, सेकेंड ईयर वाले बच्चों को डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर वाले बच्चों को थर्ड ईयर की कंप्लीट करने पर उनको बैचलर डिग्री मिलेगी। फोर्थ ईयर कंप्लीट करने पे उन्हें बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर मिलेगा। इसके साथ उन्होंने ये बोला कि अगर 75% 75% एंड अबव किसी बच्चे के फर्स्ट 6 सेमेस्टर में आते हैं तो उसको वो चूज कर सकता है कि वो एक रिसर्च प्रोग्राम या रिसर्च स्ट्रीम अपने 4th ईयर में वो ले सके। तो ये था यूजीसी जिसने अनाउंस किया है नया फ्रेमवर्क अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जो सेंटर है, सेंटर ने प्रमोट किया है ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स को इंटरनेशनली करा है। इंटरनेशनली उन्होंने प्रोत्साहन दिया है कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाने चाहिए। जैसे कि उसमें बहुत सारे हैं, मल्लखम, थांगता, योगासन, कटका, कल्लपेटा। तो दीज आर द ट्रेडिशनल सम ट्रेडिशनल गेम्स, इंडियन गेम्स। अच्छा, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने बोला कि हम 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाएंगे इसके लिए, जो कि 15 अगस्त 2023 तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जिसमें से 1000 का इन्होंने वादा किया था, जिसमें से 733 अभी ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं इनके। तो ये आपकी जो न्यूज़ थी वो हमारे ट्रेडिशनल इंडिया गेम्स से थी। नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है वो हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के जो न्यू सीएम बने थे उनका नाम क्या है, सबको अगर पता हो तो उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट वहाँ के डिप्टी सीएम जो है उनका नाम मुकेश अग्निहोत्री है। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आ जाती है तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल से इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे एक तिहाड़ हाट लगता है। तिहाड़ हाट को कौन चलाते हैं? जो जेल के कैदी हैं वो चलाते हैं। अब ये बात हुई कि अब उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो अपना हाट है वो आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं। इसके लिए फैक्ट्री में 1000 से 1250 जो कैदी हैं उनको एम्प्लॉय करा गया है। तो अब जो उनका तिहाड़ हाट चलता था ऑफलाइन, अब वो ऑनलाइन चलेगा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड से न्यूज़ है। उत्तराखंड ने हाइक करा है कंपनसेशन फॉर एनिमल अटैक विक्टिम्स। हम हमेशा सुनते हैं कि वहाँ पर किसी एनिमल ने किसी को मार दिया या अटैक कर दिया, तो उसके लिए उत्तराखंड ने एक कंपनसेशन बताया है कि पहले भी कंपनसेशन लोगों को मिलता था लेकिन उसको इन्होंने इंक्रीज किया है। जैसे मैन और एनिमल का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट में अगर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो 6 लाख, जो उसको 6 लाख पहले 4 लाख मिलता था, अब उसको वहाँ पे 6 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट है सीरियसली कोई भी इंजर्ड हुआ है, मान लीजिए उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो बच जाता है, तो उसको 50,000 से लेकर 1 लाख तक का कंपनसेशन मिलेगा, जो कि 15 दिन के अंदर उसको सैंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं हम। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है,
जिसको अभी होस्ट किया था 10 दिसंबर को, जो ह्यूमन राइट डे मनाया गया था, उसको होस्ट किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। सिंपल है, ह्यूमन राइट डे को किसने होस्ट किया? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने होस्ट किया। और बेसिकली जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, एक तो डेट इसकी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं कि ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर डेट नहीं आती तो ये आता है कि किसने होस्ट किया था, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने होस्ट किया था। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द थीम ऑफ द ह्यूमन राइट डे? तो इसकी थीम थी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अच्छा, अब इस पे जब ये ह्यूमन राइट डे मनाया जा रहा था, होस्ट किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने, तो यहाँ पे एक बात कही गई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको पता होना चाहिए कि भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, जिसमें बहुत बड़ी ये ट्रेजेडी कहलाती है, आज सबसे बड़ी ट्रेजेडी शायद कहलाती है ये। तो वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारा जो हैजार्डियस वेस्ट है, टन्स ऑफ हैजार्डियस वेस्ट, आज भी वो वहीं उसी साइट पर है। तो इन्होंने बोला था कि उस साइट पे जितना भी वेस्ट है उसका जल्द से जल्द डिस्पोजल हो, निवारण हो। क्यों निवारण करवाना चाहते हैं ये लोग? क्योंकि वो जो हैजार्डियस वेस्ट पड़ा है, जो खतरनाक और जो हम कह सकते हैं जहरीला भी बोल सकते हैं उसको, वो क्या कर रहा है? कंटैमिनेट कर रहा है, मतलब गंदा कर रहा है ग्राउंड वाटर को और हमारी सॉइल को, विच इज़ कह रहे हैं ये डायरेक्ट अब्यूज़ है ये राइट टू हेल्थ के लिए, या जो वहाँ के लोकल रहते हैं लोग उनके लिए। तो ये बात ह्यूमन राइट डे पे उठाई गई थी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो भी वेस्ट है आप उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, एक थी क्वीन ऑफ लावणी। लावणी डांस फॉर्म होता है, आपको पता है, महाराष्ट्र और मुंबई की तरफ। तो उनको क्वीन ऑफ लावणी कहा जाता था। उनकी मृत्यु हो गई थी अभी लास्ट ईयर दिसंबर में, जिनका नाम था सुलोचना चवन। उनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये हो सकता है कि क्वीन ऑफ लावणी उनका नाम क्या है जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये करंट अफेयर्स में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में एक रिचुअल होता है जिसको हम सलाम आरती बोलते हैं। तो वो जो रिचुअल था वो 18th सेंचुरी में जो मैसूर के किंग थे टीपू सुल्तान, उन्होंने ये रिचुअल शुरू किया था, या उसका ये इन्होंने ये बिलीव किया था कि ये नाम उन्होंने दिया था सलाम आरती। अब उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है आरती नमस्कारा। आरती नमस्कार रख दिया गया है सलाम आरती को चेंज करके। तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर में, बात कर लेते हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर की। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने टीबी की। टीबी ट्यूबरक्लोसिस, वो टीवी नहीं जिसमें हम टीवी सीरियल्स और पिक्चर्स देखते हैं, टीबी ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था निक्षय मित्रा। अब ये निक्षय मित्रा है क्या? निक्षय मित्रा वो वॉलेंटियर्स हैं जो कि वो एक इंडिविजुअल हो सकते हैं, NGO हो सकता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती है। तो अब ये कौन है, ये क्या है निक्षय मित्रा? 2018 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था ये, कि एक हम पोषण योजना बना रहे हैं, ठीक है। वो किसके लिए बना रहे हैं? नेशनल टीबी के लिए बना रहे हैं। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो, मतलब कि टीबी को पूरी तरीके से हम एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं, जिसमें उन्होंने वो प्रोवाइड किया था डायरेक्ट कैश बेनिफिट 500 रुपये की। जो भी टीबी पेशेंट होंगे हम उनको 500 रुपये डायरेक्ट पर मंथ हम उनको देंगे। अब वो देंगे, वो क्यों देंगे? क्योंकि जो भी टीबी की मेडिसिन होती है उसके लिए, क्योंकि ये क्या बनाना है, वो एडिशनल इन्होंने सपोर्ट के लिए इन्होंने टीबी मुक्त अभियान भी शुरू किया, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसमें इन्होंने एडिशनल सपोर्ट टीबी पेशेंट को
दिए हैं। तो जो निक्षय मित्र है, निक्षय मित्र कौन है? तो आप को क्वेश्चन आ सकता है कि निक्षय मित्र इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोग्राम। तो अब आपको पता होगा वो ये वॉलेंटियर्स हैं जो काम करेंगे किसके लिए? ये प्रोग्राम के लिए काम करेंगे। और वो प्रोग्राम का नाम क्या था जो 2018 में आया था, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? वो था आपका पोषण योजना था। पोषण योजना एक बनाई है क्या? टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए। और नेक्स्ट जन भागीदारी फॉर्म किया है, जन भागीदारी के उससे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का। नेक्स्ट